इसी के साथ आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के इस चैप्टर को आपको 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक हर क्लास में पढ़ना है और हर क्लास में स्टेप बाय स्टेप इसका विस्तार होता चला जाएगा। लेकिन आगे की क्लास के चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए और 9th क्लास में इस चैप्टर में आपको बेसिक के बारे में ही पूरा बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद बेसिक से संबंधित शायद ही कोई क्वेश्चन होगा निर्देशांक ज्यामिति का जो आपसे छूट पाए, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और उसके बाद आकलन करें कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें कितनी जानकारी हुई। मैंने एक डायग्राम बना रखा है, पूरी निर्देशांक ज्यामिति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे? एक क्षैतिज रेखा बनाई है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाई है। इस क्षैतिज रेखा के बारे में पहले जान लेते हैं। इस क्षैतिज रेखा को एक अक्ष को हम कहते हैं एक्स अक्ष और दूसरे अक्ष को इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष। एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष, इसी एक्स अक्ष पर बीच में हम एक पॉइंट मान लेते हैं और उसे ओ से प्रदर्शित करते हैं और इस पॉइंट के आगे की ओर प्लस के चिन्ह होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस जीरो से हम पीछे की ओर आते हैं तब माइनस के नंबर शुरू हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4। इस जीरो से पीछे की ओर आने पर माइनस के नंबर शुरू हो जाते हैं जो एक्स डैश की ओर आते हैं। इसी प्रकार से जब हम ऊर्ध्वाधर रेखा की ओर बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर के भाग को वाई अक्ष कहते हैं और नीचे के भाग को वाई डैश अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष क्यों कहते हैं? वाई अक्ष इसे क्यों नहीं कहते, इसे ही क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। पहले हम इधर से इधर चलेंगे, फिर इधर से इधर आएंगे और इधर से इधर आएंगे। एक्स के बाद हम वाई पर गए, वाई के बाद एक्स डैश और एक्स डैश के बाद वाई डैश। और इसमें ऊपर की ओर प्लस के चिन्ह, इसमें भी हम ऊपर की ओर प्लस के चिन्ह लगा लेंगे, +1 +2 +3 +4। नीचे की ओर माइनस की ओर बढ़ेंगे, -1 -2 -3 और -4। इस प्रकार से हमने जाना कि एक्स अक्ष कौन सा होता है, एक्स डैश अक्ष कौन सा होता है, वाई अक्ष कौन सा होता है और वाई डैश अक्ष कौन सा होता है और इन पर हम नंबर्स को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, प्लस के नंबर और माइनस के नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। ये दो रेखाएं बनाने के बाद जो समतल था वो 4 भागों में बट गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। अब इन्हें अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं। निर्देशांक ज्यामिति में इन चारों भागों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं मैंने बताया था, ध्यान यही रखना है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तब हम यहाँ से शुरू होंगे। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश और इसे बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार चारों चतुर्थांश का हमें ज्ञान हुआ कि प्रथम चतुर्थांश ये होता है, द्वितीय ये होता है, तृतीय ये होता है, चतुर्थ ये होता है। ध्यान यही रखना है, मैंने बार बार बताया कि एंटी क्लॉकवाइज ही चल के आना है। आगे हम देखते हैं कि इसी डायग्राम के अंतर्गत कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि -3
और -4 किस चतुर्थांश में आएंगे, 4 या -3 किस चतुर्थांश में आएंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्रत्येक चतुर्थांश के चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। अब प्रत्येक चतुर्थांश में चिन्ह हम कैसे लगाते हैं, एक्स अक्ष को प्लस का चिन्ह माना गया है और एक्स डैश को माइनस का माना गया है, वाई को प्लस का माना गया है और वाई डैश को माइनस का माना गया है। तब हम एंटी क्लॉकवाइज चल के वो कैसे चिन्ह लगा सकते हैं। सबसे पहले इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम एक्स अक्ष को ही लिखते हैं। एक्स अक्ष को लिखेंगे तब हम चिन्ह को भी इसी प्रकार लिखेंगे, एक्स प्लस का है और वाई भी प्लस का है, तब प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस आ गया। यदि कहीं पर दो मान दोनों प्लस में दिए हुए हैं तो वो 100% प्रथम चतुर्थांश में ही आएंगे। उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे पहले x के मान को लेते हैं, तब यहाँ पर x का मान क्या है, x डैश माइनस का है, माइनस और y प्लस का है। इस प्रकार द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस हो गया। तृतीय चतुर्थांश में हम देखते हैं सबसे पहले x का मान रखते हैं, इसलिए x डैश माइनस का है और y डैश भी माइनस का है, इसलिए ये माइनस माइनस हो गया। तृतीय चतुर्थांश में दोनों चिन्ह माइनस माइनस के आएंगे। इस प्रकार से आगे देखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले x का मान लेते हैं जो कि प्लस का है और उसके बाद y का मान लेते हैं जो माइनस का है। इस प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस हो गया। इस प्रकार से हमें चिन्हों का ज्ञान हुआ। इसी के साथ आगे देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि -3 और 4 में भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है। -3 और 4 में भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है, उसके लिए हम जानेंगे कि एक्स अक्ष जो होता है इसे भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, इसलिए एक्स अक्ष का जो मान होगा उसे हम भुज बता देंगे और वाई अक्ष का जो मान होगा उसे कोटि बता देंगे। इस प्रकार से भुज और कोटि का भी ज्ञान हुआ। आगे देखते हैं, हम बेसिक पर एक नज़र डालते हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने एक्स डैश और वाई डैश अक्ष को जाना। एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है और एक्स डैश अक्ष क्या होता है, वाई डैश अक्ष क्या होता है। दूसरे नंबर पर हमने मूल बिंदु को जाना कि मूल बिंदु कौन सा होता है। तीसरे नंबर पर हमने चतुर्थांश को जाना कि चतुर्थांश क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। चौथे नंबर पर फोर्थ नंबर पर हमने चिन्हों का ज्ञान किया। और फिफ्थ नंबर पर हमने भुज और कोटि को जाना, भुज और कोटि। प्रकार से बेसिक की लगभग पूरी जानकारी मिल चुकी है इस डायग्राम के माध्यम से। इसी के साथ कभी कभी एक प्रश्न और आता है कि 0 और 3 कौन से चतुर्थांश में आएगा। तब हम क्या करते हैं कि 0 एक्स अक्ष का मान हो गया 0, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स अक्ष का मान लेते हैं और वाई का हो गया 3। अब x 0 है तब हम यहीं पर रहेंगे, उसके सेंटर पॉइंट पर मूल बिंदु पर रहेंगे और y की ओर 3 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे। तब इसे हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे और ये y अक्ष पर हो जाएगा। ये किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, y अक्ष पर होगा। इसी के साथ देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। इसी के साथ आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक टेबल है जिस पर कोई लैंप रखा हुआ है, उसकी स्थिति क्लियर नहीं है कि कहाँ पे रखी है और किसी अन्य व्यक्ति को बताना है, तब आप कैसे बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से। देखिए कैसे बताते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल है
इस प्रकार से इस टेबल पर ये लैंप रखी हुई है एक इस स्थान पर, और इस लैंप का हमें स्थान दर्शाना है, किसी को बताना है कि वो कैसे रखी है। तब हम क्या करेंगे कि इसे ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, इस लाइन को भी आगे की ओर बढ़ा देंगे, इस लाइन को नीचे की ओर बढ़ा देंगे, इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा वाई अक्ष, यहाँ पर हो जाएगा एक्स अक्ष, यहाँ हो जाएगा एक्स डैश अक्ष और यहाँ हो जाएगा वाई डैश अक्ष। इस प्रकार से चारों अक्ष हमने बना लिए और बीच में हम मान लेंगे 0। 0 से आगे की ओर हम नंबर लाइन बना लेंगे, ये समान दूरी पर 1 2 3 4। पीछे की ओर बना लेंगे -1 -2, नीचे की ओर भी बना लेंगे -1 -2, ऊपर की ओर बना लेंगे 1 2 3 4 5। अब हमें इसकी स्थिति दर्शानी है, तब हम सबसे पहले x की ओर जाएंगे और जहाँ पर ये है वहाँ से लाइन खींचकर लाएंगे, तब ये 2 पर मिलती है आगे। इसका मतलब x का मान हो गया 2। के बाद हम y की ओर जाएंगे और y अक्ष पर देखेंगे कि ये लैंप किस अंक के सामने रखी हुई है। आगे बढ़ाएंगे इसे, तब y का मान मिल जाएगा हमें 2, और हम बता देंगे कि इस लैंप का स्थान है 2 और 2, x अक्ष का मान 2 है और y अक्ष का मान भी 2 है। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे का ये आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मैंने ये लैंप यहाँ रखी है, दूसरा बच्चा यहाँ पर रखे, तीसरा बच्चा यहाँ रखे और कोई एक बच्चा यहाँ पर भी रखे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पर पूरा शो नहीं कर रहा है, आप अपनी किताब में देखें। मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एक नगर में 2 सड़कें हैं। 2 सड़कें हैं, किस प्रकार की हैं? जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, नगर के बीचों बीच में मिलती हैं केंद्र पर। नगर की ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। हमें दिशा भी मालूम पड़ गई, सड़कें बना लेते हैं। मान लीजिए एक सड़क ये है और एक सड़क ये है। इस प्रकार से 2 सड़कें हैं। नीचे ये भी कहा है कि सड़कों को एकल रेखा से निरूपित करना है। एकल रेखा मतलब एक ही एक रेखा से निरूपित करना है। वैसे सड़कों को इस टाइप से निरूपित करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही रेखा से निरूपित करना है सड़कों को, एकल रेखा से। तो हमने निरूपित कर दिया 2 सड़कों को। एक सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में है और एक सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में है। और क्या है? नगर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर हैं। नगर की जो सड़कें हैं, मान लीजिए इस प्रकार से कोई सड़क है, इस प्रकार से कोई सड़क है, इस प्रकार से है, ये सब समांतर सड़कें हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। अगर इस टाइप से हैं तब वो भी समांतर हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस प्रकार से। इस प्रकार से ये सड़कें बनी हुई हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, हमने बना दी। इस दिशा में 1 2 3 4 5 सड़क इस दिशा में हो गई ऊपर की ओर, और 5 ही सड़कें 1 2 3 4 5 सड़कें इस दिशा में हो गई है। इसे और थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, 5 सड़कें ऊपर की ओर हो गई। इस प्रकार से आगे देखते हैं। और इन सड़कों के बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर है, और 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर माना गया है। 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के बराबर माना गया है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। मॉडल बना दिया हमने। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है? क्रॉस स्ट्रीट ये एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही हैं, 4 3 माना जा सकता है। इसमें एक्स अक्ष हमारा ये है, वाई अक्ष ये है, एक्स डैश ये है और वाई डैश ये है। अब
पहला पॉइंट है इसमें कितनी स्ट्रीट सड़कों को 4 3 माना जा सकता है। तब x का मान 4 हो गया, x की तरफ हम 4 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर, और 3 y की तरफ 3 बढ़ेंगे तब 1 2 3 यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा हो गया 4 3। अब पूछ रहे हैं कितनी सड़कों को 4 3 माना जा सकता है। यहाँ पर एक सड़क को ही 4 3 मान सकते हैं, लिख देंगे एक सड़क को 4 3 माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। इसका मतलब x का मान 3 1 2 3 और y का मान 4 1 2 3 4। यहाँ पर कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। यहाँ पर भी 3 और 4, एक ही क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 मान सकते हैं। उसमें भी लिख देंगे कि एक क्रॉस स्ट्रीट को 3 4 माना जा सकता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अगली एक्सरसाइज।